नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन एवीएन बिहार में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे देश के कुछ हिस्सों में आए बाढ़ के ऊपर। जैसे कि आपको पता होगा कि इस समय बिहार, बंगाल, आसाम में बाढ़ ने बिल्कुल तबाही मचा रखा है, जिससे कि वहां के जन प्रवाहित है। खुले आसमान के तले रहने को लोग मजबूर हैं। लगभग 1,45,00,000 लोग प्रभावित हो चले हैं। जिस देश के भीतर हर साल बजट मुहैया कराया जाता है राज्य सरकार के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा। आपको ही पता, इस देश में बाढ़ को रोकने के लिए जिक्र इस बात से बचने से का है कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें के द्वारा हर साल होता है, लेकिन दुनिया के कतार में भारत की अर्थव्यवस्था इंफ्रास्ट्रक्चर को बाढ़ को रोकने के लिए कुछ नहीं कर पाती है, और ना ही केंद्र सरकार के पास ना ही राज्य सरकार के पास कोई विजन है इस बाढ़ से बचने के लिए। तो जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस देश की राजनीतिक सत्ता सिर्फ इस बाढ़ के नाम पर लूटती है, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर की बनाती नहीं है, और ना ही बने हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरीके से मजबूत करती है। ये सिर्फ अपने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर, बाढ़ के कारण देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरीके से बर्बाद करती है, और इसके द्वारा सत्ता में बैठे लोग पूंजी बनाती है और कमाती है। आज हम सरकार के डॉक्यूमेंट्स को लेके बैठे हैं, जिसके आधार पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी की बात है कि आसाम में लगभग 55 लाख लोग इस बाढ़ से प्रभावित हैं। दोस्तों, 55 लाख लोग इस बाढ़ से प्रभावित हैं। ये अभी की बात कर रहा हूं, ये 2020 की बाढ़ की बात कर रहा हूं, और अभी तक 87 लोगों की मौत हो चुकी है। आप बिहार में चले जाइए, बंगाल में चले जाइए, कल तक इन लोगों के पास अपना घर था, परंतु इस समय राज्यों के लोगों के पास घर नहीं है, मजबूर हैं खुले आसमान में रहने को। आज जिक्र किया जाए कि इस देश के सरकारों को ने बाढ़ से बचने के लिए कितना खर्चा किया है। अगर हम इस बात की अगर जिक्र करें कि हर साल इस देश में बाढ़ आती है और लूट होती है, क्योंकि वैसे सरकार भी यही मनाती है कि हर साल बाढ़ आए और बाढ़ के नाम पे हम लूटे। तो जैसे कि आपको बताता हूं मैं, इस देश में जब बाढ़ आती है तो इस देश की अर्थव्यवस्था डामाडोल हो जाती है, परंतु इस देश के राज्य के मुखिया और केंद्र सरकार के मुखिया आंखें बंद करके बैठी रहती है, और ना बाढ़ के बारे में कुछ सोचती है और ना बाढ़ से प्रभावित लोगों के बारे में कुछ सोचती है। अगर इतना हम करें तो जैसे कि आंखें बंद करके इस प्रकार से बैठी है कि अगर सिर्फ बाढ़ की बंदिशों को अगर रोक लिया जाए, जितना पैसा बर्बाद होता है इस देश का हमारे बाढ़ में से बचने के लिए, बाढ़ को चीजों को बताने के लिए, लेकिन अगर उतना पैसा अगर इस बाढ़ को रोक लिया जाए, अगर इस सही तरीके से सरकार और राज्य सरकार मिलकर अगर काम करे, तो हमारे देश में हजारों स्कूल बन सकते हैं, सैकड़ों एम्स बन सकते हैं, जो कि हर राज्यों की बात कर रहा हूं दोस्तों, ये हर राज्यों की बात कर रहा हूं। आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि मैं एक रिपोर्ट है जो कि इस एक जैसे सरकारी संपत्ति, प्राइवेट संपत्ति, तो आप जानकर हैरानी होगी कि हर वर्ष स्कूल तकरीबन सैकड़ों एम्स और लाइन, जैसे मैंने बताया कि सैकड़ों एम्स, हजारों स्कूल बन सकते हैं। ये मैं आपको एक डाटा बताना चाहूंगा, पिछले 20 वर्ष का है ये। जैसे पहले आपको बताना चाहूंगा, यूनाइटेड नेशन डिजास्टर की एक रिपोर्ट आई है, जिसमें कि तकरीबन बाढ़ के कारण हमारे देश में $80 बिलियन जो है, $80 बिलियन बर्बाद होता है सिर्फ और सिर्फ बाढ़ के कारण, बाढ़ से बचाव के लिए। तो दोस्तों, आप खुद सोच सकते हैं कि जिस कंट्री का 80 बिलियन पैसा अगर बर्बाद हो जाए, नष्ट हो जाए सिर्फ और सिर्फ बाढ़ के नाम पे, तो आप सोच सकते हैं कि उस देश का क्या हाल होगा। जैसे कि मैं आपको अगर मौजूदा समय के हिसाब से अगर मैं आपको बताना चाहूं, कैलकुलेट करना चाहूं कि वो $20 बिलियन होगा कितना, तो लगभग ये जो अमाउंट बनता है 27,365 करोड़ सालाना होता है। हर महीने का मतलब 2,280 करोड़ का होता है। अगर हम पर दिन का अगर इसका औसत निकालें, तो पर दिन का जो औसत पड़ता है 74,497,259,000, ये पर दिन का है दोस्तों। इतना पैसा बर्बाद होता है इस देश का सिर्फ और सिर्फ बाढ़ के कारण। तो अब ये जो अभी इसमें देखिए, जैसे आसाम का मैंने बात बताया, आसाम के अंदर कितनी सारी ये चीजें, ये पैसा कहां जाता है कि हम हर साल, देखो बाढ़ तो हर साल आती है, बाढ़ कोई नया नहीं है। अब आप कहेंगे कि ये तो प्राकृतिक आपदा है, प्राकृतिक आपदा है तो आएगी, इसमें सरकार क्या करेगी, लेकिन
इस प्राकृतिक आपदा का समय है ना, सबको पता है कि प्राकृतिक आपदा जो है वो हर साल आती है, मगर हर साल ये जब ये प्राकृतिक आपदा आती है तो इसके ऊपर कोई काम नहीं किया जाता है। सिर्फ और सिर्फ प्राकृतिक, वैसे तो सरकार अगर देखा जाए तो चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, यही मनाती है कि हर साल बाढ़ आए और हर साल इस बाढ़ को रोकने के नाम पर हम जितना पैसा हो सके वो लूट सके। और लूटने के लिए सत्ता में होड़ लगी रहती है। जिस देश के पास एमएलए खरीदने के लिए, विधायक खरीदने के लिए 30-30, 40-40 करोड़ रुपए बर्बाद किए जाते हैं, सोच लीजिए उस देश की जनता के बारे में क्या सोचते होंगे लोग। यहाँ पे सिर्फ माहौल ये नहीं है कि सत्ता में आना और लूट कैसे करना है। वैसे विधायक और सांसद तो आते इसलिए हमारे देश में ताकि हम जन सेवा कर पाए। वो याद भी नहीं रखते कि जो हम शपथ लेते हैं कि हम देश की सेवा करेंगे पूरी निष्ठा के साथ में। लेकिन क्या आपको लगता है कि जो सांसद, ये जो विधायक चुन के आते हैं और संविधान का शपथ लेते हैं, क्या संविधान को फॉलो करते हैं ये लोग? क्या संविधान की जो मर्यादा है क्या उसको रखते हैं? अब खुद देखा होगा दोस्तों कि हर बार टीवी चैनलों पर यही डिबेट चलता है कि आज वहां की सरकार गिरा दी गई, आज यहाँ पे विधायक खरोच हो रहा है, यहाँ पे विधायक, जिस देश के सांसद सबसे ज्यादा क्रिमिनल केसेस हो, सोचिए उस देश को कैसे आगे बढ़ेगा, वो देश कैसे आगे की लोगों की भलाई के लिए, जनता के लिए लोग सोचेंगे। क्योंकि अब उनको अपने से ही मतलब है, क्योंकि जब तक वो ये चाहते हैं कि मैं सत्ता में कैसे बना रहूं, सत्ता में बनना, सिर्फ सत्ता में बने रहना, यही उनका मकसद है, ना कि जनसेवा करना। अब जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि मौजूदा समय में सरकारी कंपनियों को प्राइवेट हाथों में दे दिया जाने लगा है। 6 एयरपोर्ट, आपको भी पता है कि 6 एयरपोर्ट जा चुका है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइवेट के हाथों में जा चुका है, ठेके पे दे दिया गया है। अभी 6 एयरपोर्ट की और बातें चल रही हैं, जो कि वो भी जाने वाला है। बैंकों का मर्जर, आपको अभी तक तो बैंकों का मर्जर हो रहा था, लेकिन मौजूदा समय में बात चल रही है कि बैंकों का जो शेयर है हम उसको कैसे प्राइवेट हाथों में दिया जाए, जिससे कि आने वाला जो पैसा है वो कैसे और ज्यादा से ज्यादा लूट हो सके। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिस देश में बाढ़ के नाम पे, सिर्फ और सिर्फ बाढ़ के नाम पे, मैं कोई और आपदा की बात नहीं कर रहा हूं या कोई और इमरजेंसी की बात नहीं कर रहा, जिस देश में पैसा $80 बिलियन जिसका पैसा बर्बाद हो जाए सिर्फ और सिर्फ बाढ़ के कारण, सोचिए कि उस देश की इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हालत होगी। जहां पे जिस समय अभी हम एक महामारी से गुजर रहे हैं, जहां पे लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं है, घरों में घर नहीं है लोगों के पास, बाढ़ में वैसे ही लोग फंसे हुए हैं तो जिनसे पीने का पानी नहीं, खाने का पैसा नहीं है। और सबसे बड़ी चीज कि इस देश में अभी बहुत सारे लोगों के पास रोजगार नहीं है। अगर रोजगार नहीं है तो रोजगार है ही नहीं तो पैसा कहां से आएगा? पैसा आएगा तो वो, अगर पैसा नहीं होगा तो वो अपना पेट कैसे पालेंगे, वो कैसे अपने आप को जीवित रखेंगे? क्योंकि सबसे बड़ी चीज तो ये कि जिंदा रहना। आपने सुना होगा दोस्तों कि कोरोना के समय पे जो लोग प्रवासी भारतीय बाहर जा रहे थे, दूसरे राज्य में, अपने अपने राज्यों में जा रहे थे, वो कहते थे कि मेरे पास खाने को पैसा नहीं है। जिस देश के लोग ये कहे कि मरना ही है तो मैं अपने घर जाके मरूंगा, तो सोचिए उस देश में बैठे, सत्ता में जो बैठे लोग हैं, उनको इतनी भी शर्म नहीं आती है, उनको इतनी भी, अब वो इंसानियत है ये नहीं है तो पता नहीं। इन्होंने माइग्रेट लेबर के नाम पे इतनी ज्यादा इन्होंने वो करा है, इतनी ज्यादा राजनीति करी है, जिससे कि बिल्कुल इंसानियत बिल्कुल शर्मसार हो चुकी है। ना ये समय पर ट्रेन मुहैया करा पाए, ना बसेस मुहैया करा पाए, ना दूसरे राज्य में कैसे जाना है, कैसे आप सही तरीके से देखा जाए तो इसको मैनेज नहीं कर पाए। आपदा, अगर हम विदेशों की बात करते हैं तो विदेशों की अगर इंफ्रास्ट्रक्चर देखें और हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर देखें तो जमीन और आसमान का फर्क है। तकरीबन हमारी आय यहाँ पे, अगर मैं एक नॉर्मली अगर माना जाए, मेरा एक मिनिमम अगर मैं एक बोलूं तो हमारे देश में पर आय जो कैपिटल है तकरीबन 8,000, 9,000, 10,000 इतनी एक लेबर कमा लेता है। अब सोचिए इसी तरीके से बाहर विदेशों में रहने वाले एक जो लेबर होते हैं, उनकी जो सैलरी होती है महीने का तकरीबन 25 से 30,000 रुपए कमाते हैं। अब ये देखिए कितना डिफरेंस है। हमारे देश के अंदर एक डॉक्टर पे तकरीबन 37 से 40,000, 1 लाख, 1.5 लाख पेशेंट पड़ता है, लेकिन विदेशों में अगर देखा जाए तो इसके ऊपर बहुत ही जमीन आसमान का फर्क है। तकरीबन एक डॉक्टर
एक डॉक्टर के साथ में ये भी बोला जाता है, जब आप डॉक्टर की पढ़ाई अगर आप करते हैं, डॉक्टरों की अगर उसमें करते हैं, तो बोला जाता है कि एक डॉक्टर के ऊपर 2 नर्स होना चाहिए। आज का माहौल हमारे इस देश में ऐसा है कि एक डॉक्टर पे नर्स तो छोड़ दीजिए, एक डॉक्टर पे इतने सारे मरीज होते हैं कि वो इलाज कैसे करेगा, क्योंकि हमारे देश के पास डॉक्टर ही नहीं है। हमारे देश की संस्था जो है, जो हमारे डॉक्टर्स बनाते हैं, एमबीबीएस करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं, बहुत ज्यादा पैसा लगता है। लेकिन हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है बाढ़। तो अब खुद सोच सकते हैं कि जिस देश में बैंकों का प्राइवेटेशन करना शुरू हो गया, मर्जर हो रहे हैं, बैंक मर्ज कर दिए गए हैं, और साथ ही साथ बैंकों के जैसे शेयर मैंने बताया कि वो प्राइवेट उसमें दिया जा रहा है, शेयर्स को दिए जाएंगे, जिससे कि प्राइवेट के लोग, अगर मैं सीधा सीधा बोलूं तो हमारे इस देश अब हमारी जो केंद्र सरकार है तकरीबन इस 6 सालों में किया कुछ नहीं, लेकिन पैसा खर्चा होता जा रहा है। लेकिन पैसा जा कहां है पता नहीं। आरबीआई से पैसा वो ले रहे हैं। तो जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तब उनका उस समय के हिसाब से आरबीआई से जो पैसा लिया जाता था तकरीबन 67 लाख करोड़ के हिसाब से लिया जाता था। लेकिन जब मोदी सरकार आई तो 1,20 करोड़ कर दिया गया। लेकिन उसके बाद भी अभी जो बात चल रही है और इनकी जो मुझे पता लगा है, जो डेटाबेस है, ये आप कहीं और नहीं है, आपको ये कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ आरबीआई की साइट पे जाइए, आरबीआई की वेबसाइट पे जाइए, वहां पे आपको सारा डेटा मिल जाएगा। तो आपको देखेंगे कि अभी ये 2,40 करोड़ के हिसाब से, 2,20 करोड़ के हिसाब से ये पैसा आरबीआई से मांग रहे हैं। आप सोचिए कि जिस देश में आरबीआई की ये व्यवस्था हो, आरबीआई से पैसा निकाला जा रहा है, तो अब कैसे उस देश की इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगी, उस देश की अर्थव्यवस्था कैसी होगी, क्या डामाडोल नहीं होगी। तो इसी चीज के ऊपर जैसे कि मैंने आपको बताया कि 80 है, अब तकरीबन 27,365 करोड़ सालाना, जिसको सिर्फ और सिर्फ बाढ़ के नाम पे खर्चा हो जाए, बाढ़ के नाम पे पैसा बर्बाद हो जाए, तो सोचिए उस देश का क्या हाल होगा, उस देश में लोग कैसे आएंगे। उसके अलावा जैसे कि मैं और बताना चाहूंगा, सरकारें खुद बोलती हैं कि पहले हम एक पहली क्लास से लेके 12वीं क्लास तक का अगर स्कूल खोलें तो उसमें तकरीबन जो सालाना खर्चा होता है 2 करोड़ रुपए का आता है। तो मौजूदा ये सरकारी स्कूल और सरकार जो खुद बोलती है, ये डेटा भी आप सरकार की एजुकेशन मिनिस्ट्री की साइट पर जाके ले सकते हैं, जो कि ये सरकार खुद बोलती है कि अगर पहली से 12वीं कक्षा तक की अगर स्कूल खोलें तो तकरीबन 2 करोड़ रुपए सालाना का करीब खर्चा आता है। जिस सरकार के पास मौजूदा समय में नर्स हो गया, डॉक्टर हो गया, इन सबको पैसे देने की, इन लोगों को सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है, उस देश में अभी 30 करोड़ 40 करोड़ में विधायक खरीदे जा रहे हैं। एक सत्ता स्थिर सरकार को गिराया जाता है। अब ये छुपी हुई चीजें नहीं है, आइए आपको खुद देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें गलती जो है वो इस देश में सत्ता में बैठे जो ये विधायक और जो सांसद और जो सरकार है ना, उनकी नहीं है। गलती है जो वोटर हैं, गलती जो है उस समाज के युवा का है जो आज बेरोजगार है, क्योंकि युवा अपनी जो बातें हैं वो सरकार तक पहुंचाती नहीं है। क्योंकि सरकार ने ये बोला, भाषण आपको दे देगी कि सरकार हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम 2 करोड़ हर साल रोजगार देंगे। साहब 2 साल हर साल रोजगार की बात करते करते आप, आई थिंक आपको, जहां तक कि मुझे लगता है कि 2 साल वो 2 करोड़ रोजगार की जगह पे 3 से 4 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। जो कि रोजगार कर रहे थे वो बेरोजगार हो गए। हर साल युवा पास होते हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, 12वीं कंप्लीट करते हैं, और वो या तो अपने डिफरेंट जगहों पे जाते हैं ताकि हम उसकी बारे में पढ़ाई कर पाए प्लस रोजगार मिल पाए। तो वो आपका है नहीं। अब हम बाढ़ के मुद्दे पे आते हैं। जैसे सरकार है, अब ये मैं एक डेटा बताना चाहूंगा जो 1951 से लेके 2020 तक का बाढ़ का एक जो सर्वे है कि कितना जमीन हमारा जो है वो बर्बाद होता है सिर्फ और सिर्फ बाढ़ के कारण। जैसे कि मैं बताना चाहूंगा 1951 में 1 करोड़ हेक्टर जो मौजूदा समय तक बढ़ के 4.8 करोड़ हेक्टर हो चुका है, जो कि बाढ़ से ही ग्रस्त होता है, बाढ़ से ही खराब होता है। जैसे कि मैं बताना चाहूंगा 1951 में 1 करोड़ हेक्टर, 1961 में 2.5 करोड़ हेक्टर, 2001 में 3.8 करोड़ हेक्टर, और 2014 में बढ़कर 4.3 हेक्टर हो जाता है, और 2020 में मौजूदा समय में 4.8 करोड़ हेक्टर जो कि बाढ़ से प्रभावित होते हैं और
बाढ़ से प्रभावित होने का मतलब सीधा सीधा है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो बर्बाद होना और डामाडोल होना, और इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर जो बने हुए इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर दिन पे दिन खराब ही हो गए, और ये बाढ़ में हर साल आता है और हर साल खराब होता है। और अब हम बात करते हैं बिहार के बारे में। बिहार में कहते हैं कि सुशासन बाबू, अगर सुशासन बाबू के राज में, अगर बिहार में अगर सुशासन बाबू का राज है तो सुशासन श्री नीतीश कुमार जी जरा ये बताइए, क्या इस बिहार में जो बिहार के लोग हैं, बिहार के जो वासी, क्या उनको आप रोजगार दे पाए? नहीं दे पाए। और आप क्या स्वास्थ्य सेवाएं जो इस कोरोना के महाकाल में, आपको ही पता है केस इस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं बिहार में, जो कि इलाज करने के लिए डॉक्टर नहीं है और ना ही हॉस्पिटल है, ना ही अस्पताल है, और ऊपर से वापस आपने बिहार में लॉकडाउन लगा दिया। क्या आपने जो परिवार है जो कि बाहर से लेबर आए हुए हैं, माइग्रेट जो वर्कर्स हैं और जो बिहार के वासी हैं, उनके लिए आपने क्या सोचा है? 15 सालों में आप रोजगार नहीं दे पाए। 15 सालों में आप बाढ़ से, हर साल बाढ़ आती है, आपने उस बाढ़ के लिए कुछ नहीं किया। जैसे कि मैं बताना चाहूंगा, तकरीबन देखा जाए तो बिहार का 73%, जी दोस्तों 73% बिहार का जो में पानी, हमेशा पानी में ही डूबा रहता है, जहां पे लोगों के घर बर्बाद होते हैं, लोगों के फसलें बर्बाद हो जाती है, खड़ी खड़ी फसलें बर्बाद हो जाती हैं, लोगों के मवेशी बर्बाद हो जाते हैं। तो अब खुद सोचिए, और ये तकरीबन ये बीपीएल जो परिवार है, तकरीबन 50% लोग, तकरीबन 3 से 4 करोड़ लोग बाढ़ के कारण एक जिले से दूसरे जिले में जाते हैं शरण लेने के लिए, ताकि उनका जो पालन पोषण हो सके और बाढ़ से बच पाए और खाने को 2 जून की रोटी मिल पाए। तो सोचते कि तकरीबन 5 से 6 लाख लोग इसी से प्रभावित होते हैं। तकरीबन बिहार का आप देख लीजिए, भागलपुर हो गया, अररिया हो गया, दरभंगा हो गया, ये सब एरिया जो है इतना ज्यादा प्रभावित है बाढ़ से कि सरकार वहां पे कुछ नहीं करती है। सरकार सिर्फ और सिर्फ लूटती है, जैसे कि पुल बनाने के नाम पे, इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने के नाम पे। अरे जब इंफ्रास्ट्रक्चर पहले ही खराब है तो उसको आप सही तरीके से ऐसा मजबूत बनाइए जिससे कि आप वो करें। अब एक बात बताइए दोस्तों, कि जब बाढ़ आती है तो बाढ़ का भी एक समय होता है, कि बरसात का जब समय होता है, तकरीबन आप मान के चलिए मई जून जुलाई के आसपास बरसात आता है। तो अब मई जून जुलाई के साथ बरसात आता है और तबाही मचा के चला जाता है। उस तबाही के बीच में तकरीबन ये अक्टूबर नवंबर तक ठीक हालात थोड़े बहुत ठीक हो जाते हैं। तो अक्टूबर से लेके फरवरी मार्च तक सरकार के पास समय है, क्यों नहीं अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करती है? क्यों नहीं इसको मजबूत करके लोगों के भलाई के लिए किया जाए? लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं करती है, सिर्फ और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के नाम पे सिर्फ और सिर्फ लूट होती है, जो कि करोड़ों अरबों रुपए ये लोग लूट जाते हैं हर साल बाढ़ के नाम पे। और ये सिर्फ और सिर्फ सरकार भगवान से, अल्लाह से, सबसे यही दरखास्त करती है, यही गुजारिश करती है कि हर साल बाढ़ आए ताकि हम अपने सत्ता में बने रहें और हम इसको लूट सकें। लेकिन दोस्तों ये बताइए, 15 साल कम नहीं होते किसी चीज के लिए। लेकिन बहरहाल चीज ये है कि बिहार के अंदर हमारे पास ऑप्शन देखिए क्या है, एक कम बुरा है और एक ज्यादा बुरा है। अब कम बुरा और ज्यादा बुरा में रहेंगे तो ऐसा ही होगा ना, हम किसी तीसरे को ऑप्शन नहीं देते, क्योंकि हमारे ऊपर जाति ये सब बिल्कुल हावी है। बिहार की पॉलिटिक्स आपको ही पता है, सिर्फ जाति के नाम पे होती है। लेकिन कब तक ये पॉलिटिक्स आप जाति के नाम पे करते रहेंगे? जब जाति, जिस क्षेत्र में जाति अगर जुड़ जाएगा, वहां पे अगर जाति छोड़ के अगर एक बिहार वासी करके अगर मान के जाए, युवा जैसे रोजगार है, सबसे युवा जो है, सबसे युवा राज्य है बिहार, जहाँ की सबसे ज्यादा युवा है और सबसे ज्यादा युवा बेरोजगार है। लेकिन इस युवाओं को एक साथ आना होगा, संगठित होना होगा, ताकि इस सरकार से सवाल पूछें। क्योंकि दिक्कत यह है ना कि हम अभी सरकार से सवाल नहीं पूछते हैं, हम सवाल पूछना भूल चुके हैं। इन 6 साल 7 सालों में 8 सालों के अंदर हमने सरकार से सवाल पूछना छोड़ दिया है, क्योंकि हमें मतलब नहीं है ना। रोजगार जा रहा है, जाने दीजिए, एजुकेशन की व्यवस्था खराब हो रही है, होने दीजिए, और हेल्थ के लिए नहीं है तो कोई बात नहीं, हम दूसरे राज्य में चले जाएंगे ना। लेकिन कब तक हम दूसरे राज्यों के लिए आश्रित रहेंगे? कब ये बिहार के जो युवा है ये जागेंगे? कब ये बिहार के जो युवा हैं
जो बिल्कुल कहते हैं युवा हैं, पढ़े लिखे भी हैं, और पढ़े लिखे होने के बावजूद भी हम ऐसी बातें करते हैं। जैसे मैं दोस्तों एक बात बताना चाहूंगा कि मेरे दादाजी मुझे कहते थे कि जब हमारे पूर्वज कम पढ़े लिखे थे लेकिन उनको समझ थी, लेकिन मौजूदा समय में हमारे जो क्या कहते हैं युवा हैं, पढ़े लिखे हैं लेकिन उनमें समझ नहीं है। समझ ये नहीं है कि उनके सत्ता में बैठे लोगों से हम सवाल कैसे करें, अपना हक कैसे मांगे, अपने हक के लिए कैसे लड़ें, क्योंकि हमारे को इससे कोई मतलब नहीं है। अभी क्या हो रहा है, सिर्फ पार्टी के नाम पे बीजेपी, कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू इस नाम पे चलता आ रहा है कि हम इसके वर्कर हैं, हम इसके वर्कर हैं। लेकिन क्या वो जो उस पार्टी में वर्कर हैं, क्या वाकई ही वो सिर्फ नारा लगाने के लिए है, या उनको कोई रोजगार मिलता है? उनका फायदा क्या है? अगर पार्टी के वर्कर हो, पार्टी में क्यों आप जुड़ते हो? पार्टी में इसलिए जुड़ते हो ताकि हमारा समाज मजबूत हो, हमारे युवाओं के लिए काम हो, हमारे बिहार वासी के लिए काम हो। लेकिन इस मौजूदा समय में क्या हो रहा है ऐसा? सिर्फ टीवी पे बने रहना नेताओं का काम। नेताओं का आपको ही पता होगा, सिर्फ चुनाव आएगा तो भाषण देंगे, टीवी पे बैठ के भाषण देंगे। लेकिन अभी जो हमारी मौजूदा सरकार है, चाहे वो बिहार सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो, सिर्फ और सिर्फ सत्ता में बैठे रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ युवाओं को बरगलाते हैं, युवाओं को सिर्फ और सिर्फ बरगलाते हैं कि आप हमसे जुड़ो, आंखें बंद कर लो, आंखें बंद करके बैठो ताकि हमें कोई काम ना करना पड़े, अब कुछ नहीं करना पड़े। इन लोगों को बेवकूफ बनाना बहुत आसान है। हम बोल देंगे कि रोजगार दे देंगे, आप हमें अगली बार हम आएंगे रोजगार दे देंगे। लेकिन इस समय आप हो तो क्यों नहीं रोजगार दिया? इस समय अगर आप हो तो अपने स्कूल के लिए क्यों नहीं किया? इस समय आप हो तो अपने हेल्थ के लिए क्यों नहीं किया? तो दोस्तों ये आपको सवाल पूछना पड़ेगा। अगर आप इस देश के युवा और इस बिहार राज्य के जो युवा हैं, अगर आप सवाल नहीं पूछोगे तो बहुत दिक्कत होने वाली है आने वाले समय में। जिस प्रकार से सरकार, केंद्र सरकार चल रही है, जिस प्रकार से बिहार सरकार चल रही है, इनके पास कोई विजन नहीं है, इनके पास कोई दूरदृष्टि नहीं है। इनके पास सिर्फ ये विजन है कि कभी अगर समय में अभी क्या प्रॉब्लम हो रही है तो उस प्रॉब्लम को शट आउट कर लेंगे, लेकिन आगे क्या होगा, आगे उसका नुकसान क्या होगा, उसके लिए कोई विजन नहीं है। इस सरकार के पास भी नहीं है, ना राज्य सरकार के पास है। तो युवा जागो और इस चीज का आवाज उठाइए और माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी से पूछिए, सवाल करना सीखिए। दोस्तों अगर सवाल नहीं करेंगे तो मौजूदा समय में जिस तरीके से जी रहे हैं, आगे बहुत जीना मुश्किल हो जाएगा, दुर्भार हो जाएगा। जिस तरीके से दलितों पे इतना अत्याचार होता है। तो दोस्तों आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा तक शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और आप अपने मुद्दे को आइए मुझसे जुड़िए। आप कमेंट करके बताइए कि हम आज इस मुद्दे पे बात करेंगे, और इस देश के जितना ज्यादा युवा हमसे जुड़ेंगे ताकि हम अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाएं, और जो आंख मूंद कर बैठी है सरकार, हम उसको हिलाएं और उसको जगाएं और बोले कि अब उठ जाओ, अब हमारा समय है, नहीं तो गद्दी छोड़ो और जाओ। हमें ऐसे नेताओं की, हमें ऐसे सुशासन की जरूरत नहीं है जो कि हमारे लिए नहीं सोच सकते। हमारे लिए अगर आप एजुकेशन के लिए कुछ नहीं कर सकते, रोजगार के लिए कुछ नहीं कर सकते, आप हमारे हेल्थ सेवाओं के लिए कुछ नहीं कर सकते, तो आपको सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं है। तो दोस्तों आप हमसे जुड़िए और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए ताकि आप अपने मुद्दों को बताइए, हम इससे जुड़ेंगे और अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाएंगे। जय बिहार, जय हिंद।